हेलो एवरीवन, मैथ्स वर्ड में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर में नंबर सिस्टम, इंडिसेस और कंप्लीटिंग द स्क्वायर का बेसिक देखा था। यहाँ पर हम लोग सेट्स का बेसिक देखेंगे। ध्यान रहे, केवल बेसिक देखेंगे जितना हमको बेसिक मैथ्स में ज़रूरत है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 4 बेसिक मैथ्स का, सेट्स। सेट्स होता क्या है? सेट होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो समझ में आता है। ये वेल डिफाइंड क्या है? वेल डिफाइंड मतलब जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, है ना। जैसे हम एग्जांपल देते हैं आपको। मान लीजिए 3 लड़का खड़ा है, मैंने 3 लड़का को खड़ा कर दिया। मैंने बोला कि बताओ 5 मोस्ट फेमस पर्सन इन दिस वर्ल्ड। तो ये 5 नाम बताएगा, ये भी 5 नाम बताएगा, ये भी 5 नाम बताएगा। मुझे बताइए कि ये लड़का जो 5 नाम बताया, ये दोनों लड़का जो 5 नाम बताया, क्या तीनों का जो नाम है वो सेम रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि इसके हिसाब से 5 पर्सन जो मोस्ट फेमस है वो अलग होगा, इसके हिसाब से जो 5 पर्सन मोस्ट फेमस होगा वो अलग होगा, और इसके हिसाब से अलग होगा, है ना। यानी ये कलेक्शन ऑफ, यानी ये सेट के कैटेगरी में नहीं आएगा, है ना। कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट फेमस पर्सन इन दिस वर्ल्ड सेट के कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, है ना। ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। लेकिन अगर हम वही इन लोग लड़का से लोग से पूछें कि बताओ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो बोलेगा 1 2 3 4 5। ये भी 1 2 3 4 5 बोलेगा, ये भी 1 2 3 4 5 बोलेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर 6 से कम क्या होता है? 1 2 3 4 5 ही होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो वो सेट के कैटेगरी में रहेगा। यानी कि सेट होता क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो इसको लिख लेते हैं। सेट्स क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। यहां पर वेल डिफाइंड कहने का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड कहने का मतलब है जो डज नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन, है ना। ऐसे लिख सकते हैं, डू नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे एग्जांपल क्या होगा? कलेक्शन ऑफ, अगर हम बोलें कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट फेमस पर्सन, तो ये सेट के कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन अगर वही हम बोलें कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10 बोलते हैं, बिल्कुल ये सेट के कैटेगरी में आएगा। हो गया। देखिए, जो सेट है ना, उसे हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो उसके अंदर एलिमेंट होगा सेट का, उसे हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, है ना। तो इसको भी लिख लेते हैं। सेट्स आर जनरली डिनोटेड बाई अ कैपिटल लेटर। कोई भी कैपिटल लेटर, ए बी सी डी कुछ भी दे दीजिए। एंड इट्स एलिमेंट, उस सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे, आर रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल लेटर्स। है ना। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को हम लोग
इस सिंबल से दिखाते हैं, इस तरह से ई के जैसा दिखता है, ठीक है। ये एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन का मतलब होता है बिलोंग टू, है ना। इसका मतलब होता है, लिखेंगे क्या, मीनिंग बिलोंग टू। बिलोंग टू, ठीक है। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई सेट ले लेते हैं, सेट ले लेते हैं जैसे कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जैसे भी कोई सेट ले लेते हैं AEIOU, है ना। ये सब क्या है, वोवेल्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबके हिसाब से यही वोवेल होगा, यानी ये सेट है। सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किए और इसका एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट किए, ओके। अब देखिए, एप्सिलॉन मतलब होता है बिलोंग टू। अगर एलिमेंट्स सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है ना, सेट के अंदर है, तो कहेंगे कि हाँ वो एलिमेंट सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर एलिमेंट सेट के अंदर नहीं है, अगर कोई एलिमेंट सेट के अंदर नहीं है, तो बोलेंगे कि वो एलिमेंट सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है। जैसे यहीं पे देखिए, क्या A भी वाले सेट के अंदर है? बिल्कुल है, तो बोलेंगे A बिलोंग टू B। लेकिन क्या B, यहाँ पे कोई नंबर B नहीं है, तो कहेंगे B क्या भी से बिलोंग कर रहा है क्या? नहीं, बी एलिमेंट नहीं है सेट का, भी का, इसीलिए बोलेंगे कि भी जो है, बी जो है वो सेट भी से बिलोंग नहीं कर रहा है। ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पर ए बिलोंग तो कर रहा है भी से, बट अगर बोले कि बी बिलोंग कर रहा है क्या, तो बी डज नॉट बिलोंग टू सेट भी, ओके। ओके, अब देखिए, सेट को दो तरीक़ा से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहला तरीका है रोस्टर फॉर्म और दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या अंतर है? रोस्टर फॉर्म में क्या होता है ना, सिंपली जो सेट होता है उसका जो एलिमेंट है उसको सेपरेट कर देते हैं कॉमा से, और टोटल जो सेट है उसको क्लोज कर देते हैं कर्ली ब्रैकेट से, ठीक है। जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं कि जो एलिमेंट्स है उसको केवल एक सिंगल सिंबल से दर्शाते हैं, और उसके बाद वो सभी एलिमेंट का एक प्रॉपर्टी लिख देते हैं, या एक ही लाइन में वो सभी एलिमेंट के बारे में लिख देते हैं। जैसे एग्जांपल से आप समझिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, हेडिंग दे दीजिए नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। दो तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहला है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों में क्या अंतर है? जैसे हम बोले ना, V इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो AEIOU आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि एलिमेंट्स को सेपरेट कर दिए कॉमा से और सभी एलिमेंट को इंक्लोज कर दिए हैं यूजिंग कर्ली ब्रैकेट, तो ये है रोस्टर फॉर्म। अगर इसी को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो सेट को भी से दिखाए हैं उसी को ऐसे दिखा देंगे भी से भी। यहाँ तक तो सब सेम है, लेकिन उसके बाद देखिए ये सभी एलिमेंट को एक सिंगल सिंबल से दर्शाएंगे। यहाँ पे x, y, z कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं सबको x से दर्शा दिए हैं, लेकिन ये है क्या, सच दैट एक ऐसा लाइन लिखना है जो सभी को दर्शा दे, मतलब वो पढ़ के हमको लग जाना चाहिए कि यही चीज़ लिखा हुआ है। तो क्या लिखेंगे बताइए, x इज सच दैट x इज ए वोवेल, वोवेल ही है ना इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये कौन सा फॉर्म है, ये है हमारा रोस्टर फॉर्म और ये है हम लोग का सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म में आएगा और ये रोस्टर फॉर्म में आएगा, ठीक है। यहाँ से पढ़ के हमको लग रहा है ना कि यहाँ पे सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, यहाँ पे जो है ना ये जो लिखा हुआ है इसको कहते हैं कोलोन, जिसका मतलब होता है सच दैट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा लिखा हुआ दिख जाए कि x इज सच दैट x इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब ये कहना चाह रहा है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर वही एलिमेंट बताइए जो कि वोवेल है किसका, इंग्लिश अल्फाबेट का। तो हमको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे AEIOU ही आएगा, है ना। तो मतलब इसको इस तरह से लिखने का एक तरीका है।
यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म से हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं और रोस्टर फॉर्म से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जरा लिख लेते हैं डेफिनेशन रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म का, उसके बाद यही एग्जाम्पल लिख देंगे, आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं कि एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, है ना, ये कॉमा जो देते हैं, एंड इनक्लोज विद इन ब्रेसेस, है ना, हम लोग ब्रेसेस से इस तरह से इंक्लोज कर देते हैं। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है कि हम लोग पहले क्या करते हैं कि एक सिंबल से दर्शाते हैं सभी एलिमेंट को, तो वी डिनोट एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, वी डिनोट एलिमेंट ऑफ सेट बाय अ सिंबल, एक सिंबल से दर्शाते हैं पहले, एंड देन फॉलोड बाई, उसके बाद क्या करते हैं, फॉलोड बाई राइटिंग, उसके बारे में लिख देते हैं ना, राइटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट, फॉलोड, या फिर उसके बाद क्या कर देते हैं, इनक्लोज कर देते हैं सभी को क्या चीज में, कर्ली ब्रैकेट में, एंड देन इनक्लोज विद इन ब्रेसेस। तो यही अंतर है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए भी दिया हुआ है AEIOU, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है। इसी को अगर हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम लोग लिखेंगे क्या, x इज सच दैट, x या y या z कुछ भी दे सकते हैं एलिमेंट का सिंबल। तो x इज सच दैट, x है क्या, x इज अ वॉवेल है इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में एक बात नोटिस करने वाला है, जो हम लोग को लिखना रह गया है। वो बात क्या है, सो देखिए, यहाँ जो एलिमेंट लिखा गया है ना, जरूरी नहीं है कि ये इसी ऑर्डर में लिखा जाए, AEIOU ऐसा ही ऑर्डर है, जरूरी नहीं है। ये ऑर्डर को अरेंज भी कर सकते हैं हम, यू को यहाँ ला सकते हैं, ए को इधर भेज सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहली बात। दूसरी बात कि कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे यहाँ पे लिखेंगे कि एलिमेंट्स आर, या ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले ऑर्डर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, एंड एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड, है ना। यहाँ पर एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग कुछ ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम लोग रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, सेट ए बराबर 1 2 3 डॉट, ये दिया हुआ है हमारा, बिल्कुल सही, रोस्टर फॉर्म में दिया गया है। इसे कन्वर्ट करना है आपको
सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करेंगे, वही ए लिखेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं, मान लेते हैं एक्स है, सच दैट यहाँ पे एक ही लाइन में बता देना है कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो लिख सकते हैं एक्स इज अ नेचुरल नंबर है 1 2 3 4। ये रहा हम लोग का सेट बिल्डर फॉर्म। इसे और शॉर्ट में लिख सकते हैं, और शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ऐसे भी लिख दें एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो कोई दिक्कत है क्या, सेम चीज़ ही तो लिखा हुआ है, एक्स इज सच दैट, एक्स ऐसा है कि एक्स नेचुरल नंबर है, वही चीज़ लिखा हुआ है, तो ये भी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म ही है, ठीक है, बस उसको छोटा फॉर्म में लिख दिए। अब एक एग्जांपल लेते हैं जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया हो और उसे कन्वर्ट करना हो हमको रोस्टर फॉर्म में, जैसे a इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर 4। बिल्कुल ये रोस्टर फॉर्म में नहीं, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, क्यों, क्योंकि एलिमेंट्स आर नॉट सेपरेटेड बाय कॉमा, हेयर एलिमेंट को केवल एक सिंबल से दर्शाया गया, उसके बाद उसका प्रॉपर्टी लिखा गया है, तो ये जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। यहाँ पे आप लोग को बताना है कि इसका रोस्टर फॉर्म बताइए, बिल्कुल सही, ए बराबर क्या आएगा, यहाँ पे ऐसा एलिमेंट आना चाहिए जिसका स्क्वायर करने पे 4 आए, तो कैसे, तो वो कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, एक 2 आएगा, एक -2 आएगा, अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर 4 है तो एक्स बराबर आएगा +- √4 यानी +-2, यानी जो एलिमेंट आएगा ये एक आएगा +2 और -2, तो यहाँ पे +2 आएगा एक और -2 और +2। जरूरी नहीं है कि पहले -2 लिखेंगे, 2 को पहले लिख सकते हैं, -2 को इधर लिख सकते हैं, ऑर्डर आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हेडिंग दीजिए सबसेट। सबसेट्स क्या होता है, देखिए सबसेट क्या होता है, इसके लिए हमको कम से कम 2 एलिमेंट चाहिए कंपेयर करने के लिए, 2 सेट चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं सेट ए है और सेट बी है, हम सेट ए को सबसेट ऑफ सेट बी तभी बोलेंगे यदि सेट ए का जितना भी एलिमेंट है वो बी में मौजूद हो, ठीक है, या फिर अगर हम ऐसे बोले कि सेट बी को सेट ए का सबसेट तभी बोलेंगे यदि सेट बी में जितने भी एलिमेंट हो वो सेट ए में मौजूद हो। कहने का मतलब ये है कि सेट ए is called subset of set B if every element of set A is also an element of set B। सबसेट को जनरली सी के सिंबल से दिखाते हैं, ठीक है, सी जैसा दिखता है, पूरा सी नहीं है ना, तो ए को सी का सबसेट हम लोग तब बोलेंगे कब, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, इफ अगर कोई एलिमेंट ए अगर ए में मौजूद है तो वो एलिमेंट बी में भी मौजूद होना चाहिए, देन ए बिलोंग टू बी, ठीक है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं ना, मान लेते हैं 2 सेट है, सेट ए है 1 2 3 4 और सेट बी है आपके पास 1 2 3। मुझे बताइए क्या ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद है क्या, नहीं, यहाँ पे 1 2 3 तो मौजूद है लेकिन 4 मौजूद नहीं है, तो ए को बी का सबसेट नहीं बोला जा सकता, लेकिन बी को ए का सबसेट बोल सकते हैं क्योंकि जितना भी एलिमेंट मौजूद है बी में वो ए में मौजूद है, यानी यहाँ पे क्या है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बट ए यहाँ पे इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट बी।
समझ में आया? आप लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा है ना? मुझे बताइए, Q, R, Z, N, इसको अरेंज कीजिए कि कौन किसका सबसेट है, बताइए। ये है रेशनल नंबर, ये है रियल नंबर, ये इंटीजर है और ये नेचुरल नंबर है। अरेंज कीजिए कि कौन किसका सबसेट है। हो गया? देखिए, जितना भी नेचुरल नंबर है वो सभी का सभी इंटीजर में आता है, तो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर। जितना भी इंटीजर है वो रेशनल नंबर में आता है, इसलिए इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। और जितना भी रेशनल नंबर है वो रियल नंबर क्या आता है, अंदर आता है, इसलिए रेशनल नंबर जो हो गया वो सबसेट हो जाएगा रियल नंबर का। ठीक है? यहाँ से हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट होगा किसका, रियल नंबर का, या फिर नेचुरल नंबर सबसेट होगा रेशनल नंबर का, या इंटीजर सबसेट होगा रियल नंबर का। यहाँ से ये भी यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं इम्पटी सेट के बारे में। इम्पटी सेट क्या होता है? इम्पटी सेट एक ऐसा सेट है, नाम से ही पता चल रहा है, इम्पटी सेट मतलब सेट में कुछ भी नहीं है ना? तो इम्पटी सेट को लिखेंगे क्या, एनी सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, है ना? हेडिंग दे दीजिए इम्पटी सेट। इम्पटी सेट को हम लोग खाली ब्रैकेट से भी दिखाते हैं या फिर 5 भी, एक ही चीज़ है। बस यहाँ पे छोटा सा लिख लीजिए हैविंग नो एलिमेंट्स, ज़्यादा लंबा चौड़ा डिफरेंशियल लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ एग्जांपल देते हैं, ऐसा कौन सा सेट होगा जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा? जैसे अगर हम कोई एग्जांपल देते हैं, सेट ऐसा सेट ए है सच दैट एक्स सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर एंड एक्स स्क्वायर बराबर 2। क्या ऐसा कोई एलिमेंट होगा क्या कि रेशनल नंबर हो और उसका स्क्वायर करने पे 2 आए? नहीं, क्योंकि आप देखिए ये जो एलिमेंट आएगा x बराबर आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2, प्लस रूट 2 और माइनस रूट 2 दोनों का दोनों इरेशनल नंबर है, और हमसे ये बोल रहा है कि ये ब्रैकेट के अंदर ऐसा एलिमेंट रखिए जो कि रेशनल नंबर हो और जिसका स्क्वायर करने पे 2 आए। ठीक है? तो ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो कि रेशनल होगा और उसका स्क्वायर करने पे 2 आए, वो इरेशनल होगा, है ना? तो यहाँ पे इसका मतलब ये क्या हो गया, a इज इक्वल टू 5 है। यानी अगर हम इसको ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 5 होगा, या फिर हम लोग खाली ब्रैकेट से भी दिखा सकते हैं उसको। ठीक है? एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर 4 एंड एक्स इज ऑड। चलिए ये बताइए क्या ये इम्पटी सेट होगा? बिल्कुल, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर 4 मतलब एक्स का 2 वैल्यू आएगा, एक -2 और एक +2। क्या -2 और +2 ऑड होगा क्या? नहीं होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा एलिमेंट बताइए जो कि ऑड हो और जिसका स्क्वायर करने पे 4 आए, तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नंबर तो आ रहा है -2 +2 जो कि ऑड नहीं है, हमसे बोल रहा है कि ऑड होना चाहिए और उसका स्क्वायर करने पे 4 आना चाहिए। ऐसा कोई नंबर नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो इसको बोलेंगे ए जो सेट है वो इम्पटी सेट है। ठीक है? यूनियन ऑफ सेट, जिसको यू से दिखाते हैं। यूनियन ऑफ सेट है क्या? मान लेते हैं सेट ए है मेरे पास और सेट बी है मेरे पास। सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट है, सेट बी के अंदर भी कुछ एलिमेंट है, तो दोनों सेट का अगर यूनियन लेंगे ना तो एक नया सेट बनेगा जिसमें वो सभी एलिमेंट मौजूद होंगे जो ए में भी मौजूद हैं और बी में भी मौजूद हैं। मतलब कि सभी ए और बी का एलिमेंट्स को उठाकर एक सिंगल सेट में अगर डाल देंगे तो वो बन जाएगा यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ ऐसे लिखेंगे, यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज
इज अ सेट ए यूनियन बी, एक नया सेट बन गया ए यूनियन बी विच कंटेन्स all elements which are either in A or in B or in set B। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से कि यूनियन ऑफ सेट होता क्या है। यहाँ पे आप फोकस कीजिएगा कि यूनियन में और आता है, ठीक है। इंटरसेक्शन जो इसके आगे पढ़ेंगे उसमें एंड आएगा यहाँ पे। चलिए यूनियन ऑफ सेट यू से दिखाते हैं। यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी, एक नया सेट बनेगा ए यूनियन बी जिसमें वो सारा एलिमेंट भी मौजूद होगा जो कि ए के अंदर हो या फिर बी के अंदर हो। सभी एलिमेंट को क्लब करके एक सेट के अंदर डाल देंगे तो वो ए यूनियन बी बन जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, सेट ए बराबर 1 2 3 और सेट बी ले लेते हैं 4 5 6। तो यहाँ से ए यूनियन बी क्या आ जाएगा बताइए? ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होगा जिसमें वो सभी एलिमेंट मौजूद होंगे जो कि या तो ए में मौजूद है या फिर बी में मौजूद है। तो 1 2 3 4 5 6 सभी का सभी उठा के डाल दो एक ही सेट में। 1 2 3 4 5 6। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे ए बराबर मान लेते हैं 1 2 3 और बी ले लेते हैं 1 2 4। अगर हम बोलें कि इसका यूनियन लीजिए तो एक नया सेट बनेगा, बताइए तो क्या एलिमेंट आएगा? बिल्कुल सही 1 2 3 4 ही आएगा। यहाँ पे 1 2 दो बार नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि सेट में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि नंबर्स या एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड। तो यहाँ पे सिर्फ आएगा 1 2 3 और 4। 1 2 दो बार आ रहा है तो केवल एक ही बार लेंगे। तो यहाँ पे आएगा क्या? 1 2 3 एंड 4। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, जिसे उल्टा यू से दिखाते हैं, ठीक है। ये है क्या? तो मान लेते हैं मेरे पास सेट ए है और सेट बी है, उसी तरह से जैसे हम लोग पिछले एग्जाम्पल लिए थे। सेट ए में कुछ एलिमेंट है, सेट बी में कुछ एलिमेंट है। तो अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं दोनों सेट का तो एक नया सेट बनेगा जिसमें केवल वही एलिमेंट डालेंगे उस सेट में जो कि ए और बी में कॉमन है ना। तो क्या लिखेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट A and set B is a set, एक नया सेट बनेगा A इंटरसेक्शन B which contains elements which are common to बोथ ए एंड बी। सेट ए एंड बी में जो एलिमेंट कॉमन है केवल वही एलिमेंट को इस नया सेट ए इंटरसेक्शन बी में रखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एंड आया, वहाँ पे क्या आया था? यूनियन में और आया था। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ए बराबर वही पिछला एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है, और बी ले लेते हैं 4 5 6। देख के बताइए, अगर हम दोनों का बोले कि इंटरसेक्शन बताइए ए इंटरसेक्शन बी, तो एक जो नया सेट बना ए इंटरसेक्शन बी, इसमें क्या क्या एलिमेंट मौजूद होगा? बिल्कुल ये दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो खाली ही रह जाएगा या फिर इसको 5 से दिखा देंगे, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, वही पिछला एग्जांपल ले लेते हैं। ए बराबर 1 2 4 या 1 2 3 और बी है 1 2 4। यहाँ देख के बताइए कि अगर हम बोले ए इंटरसेक्शन बी तो इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा? बिल्कुल सही,
जो कॉमन आ रहा है वही, जैसे कॉमन क्या है 1 2 1 2, यहाँ पे केवल 1 2 ही कॉमन है, तो यहाँ पे वही एलिमेंट आएगा जो कि कॉमन होगा, यानी 1, 2। लास्ट टॉपिक सेट्स के अंदर इंटरवल्स। 3 तरह के इंटरवल्स होते हैं, एक है ओपन इंटरवल, एक है क्लोज्ड इंटरवल, एक होता है सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल्स। तीनों में क्या अंतर है? ओपन इंटरवल को कुछ इस तरह से दिखाया जाता है, ठीक है, या फिर हम लोग इस तरह से दिखाइए, या फिर ऐसा भी देख सकते हैं, हम लोग उल्टा ब्रैकेट से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर लिखा हुआ है कहीं पे इफ़ x बिलोंग टू a b और ओपन इंटरवल दिया है दोनों तरफ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x का वो सारा वैल्यू लेना है जो a से बड़ा हो, b से छोटा हो, लेकिन a और b के बराबर ना हो। यानी अगर हम इसको नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे ना, तो अगर यहाँ मान लीजिए a है और यहाँ पे b है, तो x वो सभी वैल्यू होंगे जो a और b के बीच में होगा, लेकिन a के बराबर नहीं होना चाहिए और b के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी सभी इसके बीच में जितने भी वैल्यू हैं वो x का वैल्यू आ सकता है। मतलब ये कि a और b को छोड़ देना है, बाकी जितना भी वैल्यू है वो x का वैल्यू है, ठीक है। क्लोज इंटरवल क्या होता है? क्लोज इंटरवल को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। जैसे कहीं पे लिखा है इफ़ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x का वो सारा वैल्यू लेना है जो a से बड़ा हो, b से छोटा हो, a के बराबर भी हो सकता है, b के बराबर भी हो सकता है। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर नंबर लाइन पे a और कोमा b यहाँ पे अगर दिखा हुआ है, तो a को भी क्लोज करेंगे, मतलब a को भी शेडिंग करेंगे, b को भी शेडिंग करेंगे, यानी a और b तो लेना ही है, साथ में बीच में जितने भी नंबर है वो सभी x के वैल्यू आ सकते हैं, वो सभी x के वैल्यू हैं, ठीक है। तीसरा सेमी ओपन या सेमी क्लोज, मतलब एक तरफ ओपन रहेगा, दूसरा तरफ क्लोज रहेगा, तो इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज को, या ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ ओपन है मतलब इससे बड़ा लेकिन इसके बराबर नहीं, और यहाँ पर क्लोज है, इसका मतलब यहाँ तक जाएंगे, यहाँ पर पहुँचेंगे, है ना, इससे छोटा और यहाँ पे पहुँचेंगे भी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि यहाँ पे क्लोज दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से शुरू करेंगे, ये लेते हुए निकलेंगे, और यहाँ पे ओपन है मतलब वहाँ तक पहुँचेंगे, उसके बराबर नहीं जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एग्जाम्पल में ऐसे लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b में क्लोज इंटरवल दिया है, इसका मतलब ये है कि अगर नंबर लाइन पर प्लॉट किया जाए a और b, तो b को लेंगे, a से निकलेंगे, a को लेना नहीं है, x का वो सारा वैल्यू होगा जो a से बड़ा होगा बट b के बराबर या b से छोटा होगा, ठीक है। लिख लीजिए, जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। अगर बोला जाए x बिलोंग्स टू 2 से बड़ा बट 4 से छोटा, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर लाइन पे क्या होगा, ऐसा वो x का वो सभी वैल्यू आएगा जो 2 से बड़ा होगा, 4 से छोटा होगा, है ना। 2 और 4 यहाँ पे अगर नंबर लाइन पे है, यानी x का वो सारा वैल्यू आएगा जो 2 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा, बट 2 के बराबर नहीं होगा और ना ही 4 के बराबर होगा, ओके। लेकिन अगर आपको यहाँ ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि क्लोज ब्रैकेट 3 से लेकर 8 के बीच में है, या -3 से लेकर 8 के बीच में है,
तो इसका मतलब क्या समझेंगे हम कि x का वो सारा वैल्यू आएगा जो -3 से बड़ा हो, 8 से छोटा हो, और -3 और 8 को भी इंक्लूड करेंगे वहाँ पे। जैसे -3 है और 8 है, तो यहाँ पे x का वो सारा वैल्यू आएगा जो 3 से बड़ा होगा और 8 से छोटा होगा, वो सब वैल्यू इसके अंदर आएगा। और -3 को भी लेना है क्योंकि -3 पे क्लोज ब्रैकेट है, 8 पे भी क्लोज ब्रैकेट है, मतलब +8 भी आपका आंसर में आना चाहिए, मतलब ये सभी आंसर में आएगा। x बिलोंग्स टू 2 से बड़ा बट 6 से छोटा, साफ दिख रहा है। 2 पे क्लोज ब्रैकेट है, मतलब 2 को लेते हुए चलेंगे, 6 तक पहुंचेंगे, 6 को लेंगे नहीं, है ना। मतलब x का वो सारा वैल्यू आएगा जो 2 और 2 से बड़ा हो बट 6 से छोटा होना चाहिए, 6 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए x का वैल्यू कहीं लिखा हुआ मिल जाए x इज ग्रेटर देन 7, इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि x का वो सारा वैल्यू लेंगे जो 7 से बड़ा हो, 7 के बराबर नहीं। 7 के बराबर अगर रहता तो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन रहता, इक्वालिटी का साइन नहीं दिया है, मतलब 7 से बड़ा लेना है। तो हमको x का वो सारा वैल्यू लेना है जो 7 से बड़ा हो। 7 से बड़ा हो कहाँ तक जाएगा, ऐसा कोई कंडीशन दिया है कि कहीं पे जाकर रुकना है, नहीं। मतलब 7 से बड़ा हो कहाँ पे पहुँचेगा, इन्फिनिटी पे। तो हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 7 से बड़ा। क्लोज इंटरवल रहेगा कि ओपन इंटरवल, क्लोज नहीं रहेगा क्योंकि क्लोज कहने का मतलब है 7 को ले रहे हैं, यहाँ पे 7 को ले रहे हैं क्या, नहीं, 7 से बड़ा होना चाहिए, यानी ओपन इंटरवल से दिखाएंगे। और इन्फिनिटी को ओपन से दिखाएंगे कि क्लोज से दिखाएंगे, बिल्कुल इन्फिनिटी को हम लोग ओपन से ही दिखाएंगे क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि इन्फिनिटी पे कौन सा नंबर है ना। जब हमको पता ही नहीं है कि कौन सा नंबर है तो हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे कैसे, तो इन्फिनिटी तक हम लोग पहुँच ही नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल से दिखाएंगे, ठीक है। और देख लेते हैं x लेस देन इक्वल टू मान लीजिए -7 है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि x का वो सभी वैल्यू लेना है जो कि -7 या उससे छोटा हो, यानी हम लोग इसको ऐसे दिखाएंगे x बिलोंग्स टू -∞ से -7 तक। -7 में क्लोज इंटरवल देंगे, क्यों, क्योंकि क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है। -7 से कम, कितना कम, -∞ तक। -∞ पे ओपन इंटरवल क्योंकि हमको पता नहीं कि कौन सा नंबर होता है इन्फिनिटी पे। x ग्रेटर देन 2 बट लेस देन इक्वल टू 8, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू 2 से तो बड़ा होगा, 2 के इक्वल टू नहीं होगा लेकिन 2 से बड़ा होगा, और कहाँ तक होगा, 8 तक। 8 पे इक्वलिटी का साइन है, मतलब 8 को लेना है, मतलब x का वो सारा वैल्यू होगा जो 2 से बड़ा होगा और 8 से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। x ग्रेटर देन -3 बट लेस देन इक्वल टू 3.8, सेम है। x का वो सारा वैल्यू लेंगे जो -3 से बड़ा होगा और 3.8 के बराबर या उससे छोटा होगा, तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -3 से बड़ा। यहाँ भी मान लेते हैं, चलिए इक्वालिटी का साइन दे देते हैं, चलिए, तो यह हो जाएगा -3 से बड़ा और 3.8 के बराबर या उससे छोटा, यहाँ भी बराबर है -3 के क्योंकि इक्वालिटी का साइन दिया हुआ है, ठीक है, लिख लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग का सेट का बेसिक ख़त्म होता है। हम लोग का आने वाला जो टॉपिक है वो है इनइक्वालिटी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।